हाँ भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, है ना। स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि 200 से 300 के समथिंग होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 के समथिंग होती है, तो ऑल ओवर 300 to 900 टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। क्लियर है। अब वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने हुए किस चीज से है? वो टेस्टिस की जो इनर कवरिंग है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, उससे बने हुए हैं। टेस्टिकुलर सेप्टम बने हैं उस ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया से, और उसी से वो लोब्यूल की फॉर्मेशन हुई है, कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। फिर इन कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फाइन नेटवर्क बनाती है, एक दूसरे से जुड़ती है, जिसे हम लोग रिटे टेस्टिस बोलते हैं। ये रिटे टेस्टिस आगे जाकर के कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं या फाइन ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, जिन्हें वासा एफ्रेंसिया कहा जाता है। और वासा एफ्रेंसिया टेस्टिस से बाहर निकलते हुए एक स्ट्रक्चर बनाती है, एपिडिडाइमस। क्लियर है। और ये एपिडिडाइमस हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, और ये पोर्शन आगे फिर फर्दर फॉर्मेशन करता है एक बड़ी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग एक डक्ट कहते हैं, वास डिफरेंसिया का। क्लियर है। वास डिफरेंस का या वासा डिफरेंसिया, दोनों टर्म्स यूज होती हैं इसके लिए। क्लियर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था टेस्टिस का। ठीक है। अब इसमें से हम लोग टेस्टिस के जो लास्ट वाला पोर्शन है, इनर पोर्शन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस वाला जो पोर्शन है, उसे थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, ये ओवल शेप टेस्टिस है, और इस टेस्टिस से इस तरह एसोसिएटेड यहां से वासा एफ्रेंसिया फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है। एपिडिडाइमस का और इस तरह ये एपिडिडाइमस फिर लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए यहां से बाहर निकलती है। ये एपिडिडाइमस। अब इस एपिडिडाइमस में ऑल ओवर 3 पार्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस का हेड, एपिडिडाइमस की बॉडी और एपिडिडाइमस की टेल। क्लियर है। इनके लिए अलग अलग टर्म्स दी गई हैं, अलग अलग टर्म यूज होते हैं। क्लियर है। हेड को कहा जाता है कैपुट, कैपुट एपिडिडाइमस। बॉडी को कहा जाता है कॉर्पस, और टेल को कहा जाता है कोडा। क्लियर है। कैपुट, कॉर्पस और कोडा एपिडिडाइमस के पार्ट्स हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, एपिडिडाइमस, ये इतनी कोल्ड होती है कि तकरीबन यहां अगर इसकी लेंथ देखी जाए ना, अगर इसको एक ट्यूब कंसीडर करके इसकी पूरी लेंथ देखी जाए, तो ये लेंथ अप्रोक्स होती है 6 मीटर के समथिंग। क्लियर है। समझ रहे हो। ये इसकी लेंथ है। 3 पार्ट है इसमें। और एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है, मतलब किस काम आती है ये? तो यहां स्पर्म स्टोर होते हैं। क्लियर है। स्पर्म्स जो मेल गैमेट है वो स्टोर होते हैं यहाँ कितने टाइम के लिए? 18 to 20 आवर्स। क्लियर। 18 से 20 घंटे के लिए स्पर्म फॉर्मेशन के बाद यहां स्टोर रहते हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट यहां स्टोर्ड स्पर्म में क्या होता है, किस तरह के चेंजेस आते हैं? बिल्कुल। तो इन्हें हम लोग ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, जो स्पर्म की फिजियोलॉजी होती है, वो यहां आकर के अटेन होती है। क्लियर है। इस टाइम पीरियड में जब वो एपिडिडाइमस में स्टोर है, तब उसकी फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है उसकी। ठीक है। समझ रहे हो।
कैपेसिटेशन वगैरह हम लोग यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, ये एपिडिडाइमस के पॉइंट है। दो ही स्पेसिफिकेशन है कि एक तो यहाँ डेवलपमेंट होती है कैपेसिटेशंस वगैरह, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, दूसरा स्टोर रहता है, और कुछ नहीं है। ये 6 मीटर के समथिंग लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट है, कैपुट, कॉर्पस और कोडा। निपटा लो। ये स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस। ठीक है, अब अपन एपिडिडाइमस के बाद टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जहां हम लोगों ने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा है, उसे थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग इस टेस्टिस को काटेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, तो हमें किस तरह नजर आएगा। देखो, इस तरह से इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे हमें। चलो, इस तरह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आएंगी, और इनके बाहर जो ये एरिया है, इसे हम लोग कहेंगे ये एरिया भरा हुआ है इंटरसेलुलर या इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। और ये हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर है, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखो किस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर लाइनिंग है वो बनी हुई होती है इस तरह से क्यूबोइडल सेल्स से। जर्मिनल एपिथेलियम है जिसमें क्यूब शेप के क्यूबोइडल शेप के सेल्स होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ इन क्यूबोइडल सेल्स के साथ साथ बीच बीच में इस तरह के पिरामिडल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, क्यूबोइडल सेल्स के साथ साथ इस तरह से पिरामिडल शेप के सेल्स भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है, क्यूबोइडल सेल्स ज्यादा हैं, पिरामिड शेप के सेल्स कम हैं, बट है यहाँ। ठीक है, बीच में प्रेजेंट है। ये इस तरह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये सेल्स कौन से सेल्स हैं, तो इन्हें हम लोग कहेंगे जो क्यूब शेप के हैं, ये हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, क्लियर है, और जर्म सेल्स ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, 2n सेल्स हैं। क्लियर है, इन जर्म सेल्स में ही फर्दर, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, बट इन जर्म सेल्स में ही फर्दर मियोटिक डिवीजन होता है और इससे फॉर्मेशन होती है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी मेल गैमेट स्पर्म की। स्पर्म फॉर्मेशन इससे होता है। ठीक है, मियोटिक डिवीजन है इसलिए स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। समझ रहे हो, ये जर्म सेल्स है। नेक्स्ट, अब फिर इन पिरामिडल सेल्स का क्या काम है, तो ये सेल्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स किस तरह के सेल्स हैं, इन्हें एक दूसरा नाम और दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है नर्स सेल। क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म
क्लियर है? डेवलपिंग स्पर्म को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इसलिए नर्स सेल्स भी कहा जाता है इन्हें। ये सर्टोली सेल्स है। और अब ये जो बाहर इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है ना, इसी में कुछ सेल्स के मास भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल मास प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है, लैडिग सेल्स। लैडिग सेल्स, क्लियर है? इन सेल्स का फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एंड्रोजन हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, मेन मेल सेक्स हार्मोन है, क्लियर है? तो ब्रैकेट में लिख लेना एंड्रोजन। ये इन सेल्स का फंक्शन होता है, क्लियर है? तो इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर है ये टेस्टिस का। जब हम लोग उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके देखते हैं तब ये नजर आता है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स वगैरह, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सर्टोली सेल्स, क्यूबोइडल सेल्स। जर्म सेल्स में लिख लो भले ही, अगर तुम लोग लिखना चाहो तो। ये क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, क्लियर है? निपटा लो।
हो गया। चलो, तो ये एपिडिडाइमस और फिर टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन था, क्लियर है, समझ गए, जिसमें हम लोगों ने सर्टोली, जर्म सेल्स और लेडिक सेल्स के बारे में डिस्कशन किया। अब अपन देख लेते हैं कि भी टेस्टिस किस तरह से अरेंज होती है बाकी पूरे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, क्लियर है, और इसके अकॉर्डिंग हमें दूसरे पार्ट्स के अरेंजमेंट भी समझ आ जाएगी। तो देखो, अब अपन पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने वाले, तो ध्यान से बनाना या फिर कंप्लीट हो जाए तब बना लेना। तुम लोग तो बना लो। चलो, देखो क्या होता है, अपन टेस्टिस से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट है, एक दूसरे के बहुत पास पास प्रेजेंट है, बीच में सिर्फ एक जो स्क्रोटल सेप्टम है वही है, ठीक है, उसी से वो डिफरेंशिएटेड है, बाकी बहुत नजदीक प्रेजेंट है दोनों, है ना, क्लियर है। बट हम लोग समझने के लिए उन्हें अब थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे ताकि बाकी सारे पार्ट्स भी समझ आए, ठीक है, समझ गए। तो देखो, ये स्क्रोटम है और स्क्रोटम के दो सैक हैं, इनके अंदर इस तरह से टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। क्या हो गया, नहीं आएगा, से पता है। चलो, अब देखो, ये हम लोगों ने थोड़ा सा सेपरेट करके बनाया क्योंकि बाकी सारा स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो दोनों टेस्टिस को अलग अलग रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो, टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट, इनसे इस तरह एपिडिडाइमस जुड़ी हुई है, ये पूरा स्ट्रक्चर एपिडिडाइमस है, ठीक है। और एपिडिडाइमस फिर एट लास्ट एंड होती है इस तरह की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, जो इस तरह से बाहर निकलता है, क्लियर है, टेस्टिस से। अब दोनों साइड सेम ही यही पैटर्न फॉलो होगा, पर हम लोग एक साइड से ही समझ लेंगे, ठीक है। चलो, ये एपिडिडाइमस वाला पार्ट है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, ये जो डक्ट अब निकली है एपिडिडाइमस से आगे, जिसे हम लोग वास्ट डिफरेंस कह रहे हैं, ये वास्ट डिफरेंस आगे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाती है, एसेंड होती है, क्लियर है। अब ये एसेंड किसकी हेल्प से होती है, तो ये एसेंड होती है इंग्विनल कैनल के थ्रू, इंग्विनल कैनल के थ्रू ये असेंड होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाती है, वास्ट डिफरेंस, क्लियर है, ये स्ट्रक्चर वास्ट डिफरेंस है। और इंग्विनल कैनल से एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचने के बाद यहां प्रेजेंट है हमारा यूरिनरी ब्लडर, क्लियर है, क्लियर है, देखो इस तरह से,
इस तरह से यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट। क्लियर है? इस यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से लूप बनाते हुए वापस आती है। ठीक है, यही वास्ट डिफरेंस, इस यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से लूप बनाते हुए वापस आती है। सारे कनेक्शन करेंगे। ये यूरिनरी ब्लडर से एसोसिएटेड अब ठीक है। सोचो ये यूरेथ्रा है, सॉरी ये यूरिनरी ट्रैक्ट है। ठीक है, यूरेटर। अच्छा अच्छा, अब कतई इमेजिनेशन पूरी है, रुको एक बार कंप्लीट होने दो फिर पूछता हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये इस यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से लूप बनाते हुए वापस आती है। ठीक है, और वापस आकर के ये अटैच होती है इस यूरेथ्रा वाले पार्ट से। समझो, ये यूरेथ्रा और आगे फिर ये जब अटैच हो जाएगी तो ऑल ओवर ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये वास्ट डिफरेंस अटैच होती है इस यूरेथ्रा वाले पार्ट से यहां इस तरह से। क्लियर है? अब देखो अटैच तो हो गई, बट अटैच होने से पहले इसमें एक जगह इस तरह से थोड़ा सा स्वेलन रीजन बनता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। क्लियर है? इस तरह से एक एम्पुलरी रीजन बनता है, थोड़ा सा स्वेलन रीजन बनता है वास्ट डिफरेंस के अंदर ही, जिसे एम्पुला कहा जाता है। और एम्पुला वाले पार्ट पर वास्ट डिफरेंस से जुड़ा होता है एक और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्लियर है? ये सेमिनल वेसाइकल यहां जुड़ा हुआ, समझ गए? इस एम्पुला वाले रीजन से थोड़ा सा अगर ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंडुलर पार्ट है, मस्कुलर सेकुलर ग्लैंड है, ये यहां जुड़ा रहता है। क्लियर है? एम्पुला वाले रीजन से। तो देखो ये क्या है, एम्पुला है, और एम्पुला वाले पार्ट पर एसोसिएटेड है इसके साथ सेमिनल वेसाइकल, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। फिर इसी तरह दूसरी टेस्टिस से एपिडिडाइमस और वास्ट डिफरेंस निकलेगी, वो भी लूप बनाते हुए ऊपर से आएगी और यहां इसी जगह अटैच होगी इससे। ठीक है, यूरेथ्रा से इसी पोजीशन पे अटैच होगी। क्लियर है? ये दोनों वास्ट डिफरेंस इस तरह से यूरेथ्रा से जुड़ जाते हैं, दोनों तरफ टेस्टिस से आने वाले। ठीक है, हम एक साइड से बना रहे हैं, समझ लेना। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, यहां जब ये जुड़ती है ना इस जगह, तो यही इसी पोजीशन पे, इसी जंक्शन पे एक चेस्ट नट शेप्ड या फिर हम लोग कहें एक डोनट शेप्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कवर करके रखता है, जिसकी वजह से हमें ये जंक्शन दिखाई नहीं देता। इसको थोड़ा सा छोटा, जिसकी वजह से ये जंक्शन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है,
ये स्पेसिफिक डोनट या चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड क्या है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? प्रोस्टेट ग्लैंड इस जंक्शन पे प्रेजेंट है। ये पीछे से तुम लोग दिखाओगे इस तरह से, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, समझ गए? अब देखो इस डोनट से प्रोस्टेट ग्लैंड की अटैचमेंट के बाद यहाँ क्या होता है? अब ये जो पार्ट है, जो जिसे हम लोग स्टार्टिंग से एपिडर्मिस के बाद वास्ट डिफरेंस ही कहते हुए आ रहे थे, अब इसी पार्ट की स्ट्रक्चर यही है, जस्ट लेवलाइजेशन चेंज हो जाएगी, मतलब इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, अलग तरह से लेवलाइज करेंगे इसे। कैसे? जहां से एम्पुला बना इसमें और इसके अंदर सेमिनल वेसिकल अटैच होगी। अब इससे आगे का जो वास्ट डिफरेंस वाला पार्ट है, इससे आगे का जो वास्ट डिफरेंस वाला पार्ट है, जैसे ये हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि एम्पुला तो यहां भी है इसमें। ठीक है, ये जो वास्ट डिफरेंस वाला पार्ट है एम्पुला से और इस जंक्शन के बीच का, इसे क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। क्लियर? और अभी जब ये यूरिनरी ब्लैडर से ये स्ट्रक्चर आ रहा था, उस वक्त ये स्ट्रक्चर था यूरेथ्रा। ये स्ट्रक्चर था यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में जैसे ही ये इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन हुआ, यानी वास्ट डिफरेंस ज्वाइन हुई, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? अब इस डक्टेड पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? अब इस डक्ट को क्या टर्म दी जाएगी? अब इस डक्ट को कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट ऐसे नहीं होती, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट प्रेजेंट होती है मेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी पेनिस के अंदर। क्लियर है? तो अब यहाँ पेनिस का फॉर्मेशन नजर आएगा हमें, हम लोग पेनिस का फॉर्मेशन देखेंगे। तो देखो किस तरह से पेनिस फॉर्म होता है। इस तरह से ये इजैकुलेटरी डक्ट वस्कुलर टिश्यू से घिरा हुआ होगा। 3 वस्कुलर टिश्यू होंगे यहाँ, मेजर 3 वस्कुलर टिश्यू होंगे, जिसमें से एक के अंदर से ये पास होगा और 2 इसके साइड में प्रेजेंट होंगे। और ये वस्कुलर टिश्यू इसको एक रोड शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? समझ लो। अब ये पेनिस वाला पार्ट ये आगे आकर के इस तरह से एक बल्जिंग पोर्शन बनाता है। क्लियर? बल्जिंग स्वेलन पोर्शन बनाता है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट यहां से ओपन हो जाता है एट लास्ट, इस तरह से। अब पेनिस का ये पार्ट जो आगे बल्जिंग या सोलन पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये स्ट्रक्चर तो है पेनिस, और पेनिस का ये वाला पार्ट जो आगे बल्जिंग सोलन पार्ट है, इसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस पे एक लूज स्किन फोल्ड प्रेजेंट होता है इस तरह से। इस तरह से एक लूज स्किन फोल्ड प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन। क्लियर है? प्रीप्यूस या फोरस्किन क्या है? ये लूज स्किन फोल्ड। क्लियर है? अब देखो
ये इजैकुलेटरी सॉरी ये यूरिनोजेनिटल डक्ट यहाँ ओपन होता है बाहर की तरफ, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा अपरेटस होता है? तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑर्फिस। क्लियर है? ऑर्फिस, या फिर हम लोग कहें कि यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग। क्लियर है? यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग होती है, और ये ओपनिंग स्पेसिफिक है, पूछ लिया जाता है कई बार। ये ओपनिंग स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, ठीक है, राउंडेड ओपनिंग नहीं होती, ऐसे स्लिट लाइक ओपनिंग होती है इस तरह की। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान देना। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोगों ने यहाँ ऑलमोस्ट सभी पार्ट कंसिडर कर लिए हैं, सिर्फ एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया, वो है कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है? कॉपर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कॉपर्स ग्लैंड जहां से पेनिस का इनिशिएशन होता है ना, जहां से पेनिस इनिशिएट होता है, पेनिस हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, उस जगह में प्रेजेंट होता है इस तरह से। पेयर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये भी, ठीक है, और ये इस तरह से यहां प्रेजेंट है, ये है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, क्लियर है? कोई इसका फंक्शन क्या है समझो। तो ये पेनिस के इनिशिएशन से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि कोइटस के वक्त, इंटरकोर्स के वक्त, या फिर हम लोग कहें कि एट द टाइम ऑफ सेक्स, इस पार्ट में लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि ये स्किन फोल्ड्स मूव करते हैं। अब वो लुब्रिकेशन कैसे मिलेगा? वो म्यूकस से, और वो म्यूकस कौन रिलीज करेगा? या कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? तो चलो क्लियर कर लो।
तो देखो भाई ये कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस है, बाकी इससे जुड़े हुए सारे पार्ट्स है सेकेंडरी एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आते हैं। 3 ग्लैंड की हम लोगों ने बात की थी स्टार्टिंग से, सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट और कोपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल एम्पुला वाले पार्ट से जुड़ा होता है वास्ट डिफरेंस से। अब जहां एम्पुला बन गया उससे आगे के पार्ट को, वास्ट डिफरेंस के उससे आगे के पार्ट को इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। अब यहीं से इस डायग्राम से पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर कर लो। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई है उनका पाथ अगर मैं तुम लोगों से पूछूं तो कैसे डिफाइन करोगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेंगे, रिटे टेस्टिस जाएंगे, रिटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से कैपुट, कैपुट से कॉर्पस, कॉर्पस से कोडा एपिडिडाइमस, ठीक है, यानी एपिडिडाइमस वाला पार्ट। एपिडिडाइमस से निकलेंगे तो वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से निकलेंगे नहीं, एक्चुअल में हम लोग ये कहें वास डिफरेंस से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा एम्पुला के बाद वो है इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये पूरा पाथ है स्पर्म का, स्पर्म की मूवमेंट का। यहां बनने वाले मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, मेल गैमेट स्पर्म यहां से मूव करते हुए इस रास्ते से इस यूरिनोजेनाइटल ओरिफिस, यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग जो एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, इससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। और एक चीज ध्यान देना, ये परफ्यूज फोरस्किन जो लूज फोल्ड है, पर्टिकुलर एक रिलीजन ऐसा है इस्लामिक रिलीजन जिसमें बच्चे पैदा होने के बाद इस परफ्यूज स्किन फोल्ड को कट करके रिमूव कर दिया जाता है, क्लियर है, समझ लो। सर्कमसिजन खतना कहते हैं इसे। क्रिश्चियंस, ज्यूस, क्रिश्चियंस में नहीं होता, क्रिश्चियंस में नहीं होता। रीजन उनके कुछ रिलीजियस रीजंस हैं। वो मानते हैं कि यहाँ मतलब ऑल ओवर प्रे के टाइम क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, हम लोग साफ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, एक तरह से अपन ये कहें तो प्योर लैंग्वेज में। बट यहाँ क्या होता है, जब ये स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो यहाँ एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस रिलीज करता रहता है यहाँ, क्लियर है। और वो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस एक्चुअल में तो इस ग्लांस पेनिस की प्रोटेक्शन के लिए ही होता है, समझ रहे हो, ताकि यहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे, क्योंकि ये लूज स्किन फोल्ड है, स्पेस बचा होता है यहाँ बीच में, समझ गए। बट वो सब्सटेंस थोड़ा सा स्मेली सब्सटेंस होता है, इसलिए ये मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, क्लियर है। प्रे के टाइम वो एक तरह से सब्सटेंस भी नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर, तो ये इस प्रोफ्यूज को ही काट करके निकाल देते, रिमूव कर देते, सर्कमसिजन। अपना अपना मानना है सबका, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोगों ने ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा है, बाकी सारी स्ट्रक्चर्स तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हमें बात करनी है इसमें ग्लैंडुलर पार्ट की, क्लियर है, तीनों ग्लैंड की, सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट और कोपर्स ग्लैंड की, इनके फंक्शन की। और फिर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस की, क्लियर, पेनिस के स्ट्रक्चर की, पेनिस में किस तरह के वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये वस्कुलर टिश्यू इरेक्टाइल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारे पॉइंट अपन डिस्कस करें, क्लियर है, समझिए। और वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्लियर।